बच्चों, ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी और आप सब लोग पढ़ाई भी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं +1 का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। ठीक है, लेकिन इससे पहले स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बच्चों, क्योंकि हमें नॉलेज शेयर करनी है, ताकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो इसलिए कीप लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि रेगुलरिटी मस्ट है, क्योंकि आप नीट क्रैक करने वाले हो बच्चों, तो नीट के अंदर रेगुलरिटी मस्ट है। तो इसलिए रेगुलर रहो अपनी स्टडीज में। कभी ये मत सोचो कि ये काम हम कल कर लेंगे, इस काम को हम कल कर लेंगे, अरे ये थोड़ा सा बच गया, इसे तो हम कल कर लेंगे, ओहो मंडे को कर लेंगे, ओहो नहीं ट्यूसडे को कर लेंगे, ओहो आज तो मेरी सिस्टर का बर्थडे है, आज तो हम स्किप कर देते हैं। ऐसा कभी मत करो बच्चों, रेगुलरिटी मस्ट है। कभी कल पर काम को मत छोड़ो, जो आज का पोर्शन है उसको आज ही फिनिश करो। ये बेटा सक्सेस का एक मूल मंत्र है कि रेगुलरिटी, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीजें अगर आप याद रख लोगे तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यू शुड बी, तो आज से ही आप लोग कसम खाओ कि आप रेगुलर रहेंगे, कभी किसी काम को कल पर नहीं छोड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट यानी बेटा कि आपको केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, बायो को कितना टाइम देना है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन करो। क्योंकि किसी बच्चे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, किसी की बायो बहुत अच्छी है, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए हमें तीनों सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देना है। क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करवाएगा बच्चों, हमेशा सिलेक्शन होगा तीनों सब्जेक्ट्स जब हमारे स्ट्रांग होंगे। तो डेली तीनों सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो बच्चों। ऐसा मत करो कि बायोलॉजी 50% कवर कर रही है तो हम बायो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स रह गया, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को जनरली फिजिक्स वीक रहता है, इसलिए बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पर बराबर ध्यान देना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेंगे और आपको नीट में जाने से, आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बायोलॉजी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए बेटा। मैं आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, और बायो में आपको इतने अच्छे स्टोरीज वाले तरीके से पढ़ाऊंगी कि बायोलॉजी आपके टिप्स पर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना रिमेनिंग पार्ट द लिविंग वर्ड पार्ट 3। हम लोगों ने लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था, और जो बच्चे आज मेरे चैनल पर नए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक है, आप प्लीज क्लिक करके आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं, और जरूर देखिए ताकि आपके माइंड में ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं द लिविंग वर्ड पार्ट 3, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नताएं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। आप अपने आसपास देखते हो कितने तरह के एनिमल्स हैं, कितने तरीके के प्लांट्स हैं। ह्यूमन बींग्स भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, अलग अलग फ्लावर आते हैं हर एक प्लांट के अंदर, हर एक एनिमल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारी इस अर्थ पर कितनी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, कितने अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसे हम कहते हैं बेटा डाइवर्सिटी, या फिर हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड हमने उसका नाम लिखा बायोडाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बेटा कुछ मैं आपको मैथमेटिकल फैक्ट्स बताने जा रही हूं जो आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से नीट में से एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, और वो कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। और ये चैप्टर कुछ बच्चों को बोरिंग लगता होगा, बट इट इज नॉट बोरिंग। हम इस चैप्टर को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी वाइज करेंगे कि आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, और आप इस चैप्टर को कभी बोरिंग नहीं बोलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड।
ये आपके बेटा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। इन फैक्ट्स को आप लोग लर्न कर लो कि लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं, ठीक है। और इसके अंदर 1.25 मिलियन एनिमल है। स्ट्रेंज ना, आप कहोगे प्लांट ज्यादा है, हर तरफ हमें प्लांट देखने को मिलते हैं, लेकिन एनिमल ज्यादा है बेटा, क्योंकि इंसेक्ट आउट नंबर्ड द प्लांट। इंसेक्ट की पॉपुलेशन प्लांट से ज्यादा है, क्योंकि प्लांट तो हमारे यहाँ ओनली 0.5 मिलियन। प्लांट कितने हैं? 0.5 मिलियन। और इंसेक्ट इतने ज्यादा इंसेक्ट हैं बेटा हमारे यहाँ पर। आपने देखे छोटे छोटे कितने सारे इंसेक्ट तो हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। बैक्टीरिया हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। हो सकता है अभी मेरे हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हो, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। हम नेक्ड आई से तो एनिमल्स को देख ही नहीं सकते हैं, इंसेक्ट को देख ही नहीं सकते हैं। तो जो क्लास इंसेक्टा है बेटा वो लार्जेस्ट क्लास है, क्योंकि इंसेक्टा के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं जिन्हें हम हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सापोडा का मतलब, पोडा मतलब लेग्स, हेक्सा मतलब 6 फीट होते हैं इंसेक्टा में, ठीक है। हम आगे ये सब फाइलम जब स्टडी करेंगे तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि एनिमल्स आउट नंबर द प्लांट, और एनिमल्स में भी क्या, इंसेक्ट्स आउट नंबर द प्लांट्स, ठीक है बेटा। लगभग इतने एनिमल्स हैं और लगभग इतने प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल और भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स हमारी पृथ्वी पर मिलते हैं, हमारी अर्थ पर मिलते हैं। इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लगभग बेटा 50,000 स्पीसीज 15,000 स्पीसीज डिस्कवर्ड होती है हर रोज। 15,000 स्पीसीज डिस्कवर्ड होती है 15 एवरी मंथ। 15,000 स्पीसीज डिस्कवर्ड होती हैं बेटा, ओके 15,000। अब बेटा अब स्पीसीज को हम डिस्कवर तो कर लेते हैं, लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन क्या आता है, भैया इनको रखेंगे कहाँ रखना चाहिए इन स्पीसीज को, इनका घर क्या है, कौन से एनिमल से ये मेल खाती हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मिलते हैं, वो सब भी तो स्टडी करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसी स्पीसीज है जिनके हमें नाम तक नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते ही नहीं है जो अब तक एनिमल्स और प्लांट्स डिस्कवर हुए हैं। जनरली ये जो स्पीसीज हैं ये जनरली ट्रॉपिकल, जो डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये वहां मिलती हैं, ठीक है। जिन स्पीसीज के हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिन स्पीसीज का हम नेम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, वो जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। अंडरस्टैंड बेटा? बायोडाइवर्सिटी समझ में आई? बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, on the basis of their anatomy, on the basis of their physiology, on the basis of their appearance। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अब तक अराउंड 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई हैं, जिसमें 1.25 मिलियन एनिमल हैं एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, ठीक है। लगभग 15,000 स्पीसीज डिस्कवर होती हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे बेटा ये स्पीसीज तो जो है ये डिस्कवर्ड हो गई हैं, लेकिन अब हम इनको किस तरीके से स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम उस टर्म्स को क्लियर करेंगे कि वो टर्म्स क्या होती हैं और इस तरीके उनका डेफिनेशन क्या है, कैसे स्पीसीज को क्लासिफाई करते हैं, वो सब अभी हम क्लियर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ब्रॉडर टर्म इज सिस्टमैटिक्स। सबसे पहले ब्रॉडर टर्म इज सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स है बेटा ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स को जनरली टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन से कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है।
ये तीनों को बोला कि ये तीनों सिनोनिम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये तीनों टर्म टेक्निकली बहुत ही डिफरेंट हैं। ठीक है, टेक्निकली ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे एक साइंटिस्ट हैं सिम्पसन, ध्यान से सुना बच्चों, साइंटिस्ट है सिम्पसन। सिम्पसन ने कहा ऐसा नहीं है, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों है ही नहीं एक जैसी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ बेटा। सिम्पसन ने बोला जो सिस्टमैटिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड इवोल्यूशन और कंपैरिजन, इनके बेसिस पर हम अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो बहुत बड़ी टर्म है ये। अब किस किस चीज का आप कहोगे कि कैसे बड़ी टर्म है बेटा? कंपैरिजन तो किस किस चीज का? हम एनाटॉमी का कंपैरिजन करते हैं, हम फिजियोलॉजी का कंपैरिजन करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री का कंपैरिजन करते हैं। भाई बेसिस तो क्या है? ठीक है, हम डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं कि किसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, किसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या। इससे हमें पता चलता है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे और हायर ऑर्गेनिज्म है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आया है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें इवोल्यूशन का पता चलता है, इवोल्यूशन की किस तरीके से मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है, किस तरह से हम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बन गए हैं। कैसे पता चला? जब हमने स्पीसीज का कंपैरिजन किया। किस किस चीज का कंपैरिजन किया? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सब चीजों का कंपैरिजन किया बेटा। फिजियोलॉजी मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सांस लेना, सब मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, जैसे हर एक डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे डाइजेस्ट कर रही है, ये वाला एनिमल कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, इस प्लांट के अंदर कैसे फूड जा रहा है और इस एनिमल्स के अंदर कैसे डाइजेशन है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी सबके अंदर अलग अलग है। सिंगल सेल के अंदर एक चीज है जो सारा काम करती है एक ही सेल, मल्टी सेलुलर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है। तो जब हमने बहुत सारा कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव स्टडी की, तभी तो हमें पता चला ना बेटा कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, कौन सी स्पीसीज कैसे। अब जैसे रेस्पिरेशन है, कौन कैसे सांस लेता है, गिल्स किस लिए होते हैं, लंग्स कब आए। तो जब हम इन चीजों को स्टडी करें उसी के बेसिस पर है तो हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे ना बेटा। बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने बोला भैया कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, हमारी बॉडी तो इन्हीं से मिलकर बनी हुई है, ये बेसिक एलिमेंट है। लेकिन जब ये एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो इनकी जो कंपोजिशंस अलग अलग होती है, अलग अलग कंपोजिशंस बॉडी के अंदर बनाते हैं। डीएनए है, आरएनए है, बॉडी में कैसे बनता है, कि बायोमोलिक्यूल्स है किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हमने स्टडी किया। कौन से टर्म में? सिस्टमैटिक्स में। तो सोचो बेटा कितनी सारी चीजें स्टडी करी है हमने सिस्टमैटिक्स में। तो सिस्टमैटिक्स बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। किस बेसिस पर स्टडी करते हैं? कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं। ठीक है, दैट इज सिस्टमैटिक्स। और ये हमें बताया साइंटिस्ट सिम्पसन ने। उसने हमें क्लैरिफाई किया कि भैया सिस्टमैटिक्स ब्रॉडर टर्म है, उसको टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के साथ कंफ्यूज मत करो। ठीक है, टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के साथ सिस्टमैटिक्स को कंफ्यूज मत करो। अब टेक्सोनॉमी, अब आता है भैया टेक्सोनॉमी क्या है। सिस्टमैटिक्स तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन ये टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी क्या है बेटा? अब किसी भी एनिमल को, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं हम, क्लासिफाई करते हैं, उसको नामकरण करते हैं कि इस स्पीसीज का ये नाम है। उसके लिए कोई तो प्रोसीजर होगा, कोई तो प्रिंसिपल होंगे, ऐसे रेंडमली दे देंगे हम
कि रैंडमली ये तू यहाँ जा तू वहां जा, ऐसा होता है क्या? आपके स्कूल के अंदर भी प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स है ना, जो आप लोग फॉलो करते हो, आपके टीचर फॉलो करती है, आपके प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, होता है ना बेटा प्रोसीजर और प्रिंसिपल, अदरवाइज तो केओस कंफ्यूजन हो जाएगा। तो टेक्सोनॉमी क्या है बेटा? टेक्सोनॉमी इज द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल। टेक्सोनॉमी 2 वर्ड याद रखो, क्या है? प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और उसका नामकरण करते हैं स्पीसीज का। तो जो प्रोसीजर और प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, उनका नामकरण करने में, आइडेंटिफाई करने में, उनको डिस्क्राइब करने में, उनको क्लासिफाई करने में, तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी टर्म दी थी बेटा डी कैंडोल, ये भी याद रखना है आपको। डी कैंडोल ने टेक्सोनॉमी की टर्म दी थी, DECANDOLE, डी कैंडोल। डी कैंडोल ने टेक्सोनॉमी की टर्म दी थी। बेटा अपने रजिस्टर और पेन साथ लेके बैठा करो, अपने नोट्स खुद बनाया करो, अपने हैंड रिटन नोट सीधे आपके दिमाग के अंदर जाते हैं, दूसरों के नोट्स पर रिलाई मत करो बच्चों। नोट्स पढ़ने से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बुक पढ़ो, रीड योर बुक्स, बुक्स में सब लिखा है। टीचर एक माध्यम है जो आपको बुक्स की चीजें अनकोड करके इजी करके बताएगा, बट बुक्स पढ़ो बच्चों, बुक्स पढ़ो। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी दूंगी, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर भी दूंगी, टेस्ट सीरीज भी दूंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर बायोलॉजी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। इसलिए बच्चों आप बुक पढ़ो, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं डेली ये बात आपको बोलती हूं कि बुक पढ़ो, अंडरस्टैंड। तो टेक्सोनॉमी की टर्म दी थी डी कैंडोल ने। क्लियर बच्चों? सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी क्लियर। अब जो क्लासिफिकेशन है वो सिस्टमैटिक्स का छोटा पार्ट है, सिस्टमैटिक्स का एक सब पार्ट है, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है बेटा? वी कैटेगराइज द स्पीसीज, We categorize the species into different groups। मतलब किस स्पीसीज में क्या कैरेक्टर है, उसके बेसिस पर हम उसको कौन से किंगडम में रखें, कौन से फाइलम के अंदर रखें, कौन से फैमिली में रखें, कौन से ऑर्डर में रखें, ये सब हम डिसाइड करते हैं क्लासिफिकेशन में। भाई कैरेक्टर तो यहाँ स्टडी कर लिए, जब सब कुछ स्टडी किया तो उस स्पीसीज के ये कैरेक्टर्स निकल के आ गए। जैसे कि मैमेलिया के निकल के आ गए, भाई ये तो विविपेरस होते हैं, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इंसेक्टा के निकल के आ गए, ये एनिमल तो हेक्सापोडा है, तो इसको इंसेक्टा में डाल दो। ठीक है, तो इसी तरह से जब कैरेक्टर्स निकल के आते हैं तो हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब categorization of species into different groups। into different groups। जब हम कैटेगराइज करते हैं स्पीसीज को डिफरेंट ग्रुप्स में, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे किंगडम में किस में डालें, और प्लांट्स के केस में डिवीजन होता है बेटा, एनिमल के केस में किंगडम होता है। पढ़ेंगे हम आगे। अब आप अभी जो मैं समझा रही हूँ बस उसको माइंड में रखें, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये फैमिली क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होती है, हम सब पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों टर्म अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको कोरिलेट मत करो। सिस्टमैटिक्स बहुत ही ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं बेटा। अब मैं आपको अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि आप कहते हो अरे यार मैम आप तो पढ़ाई करवाते रहते हो, ये बताते रहते हो, कभी कोई स्टोरी भी सुना दिया करो। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन वो स्टोरी ना बायोलॉजी की है। ठीक है, जैसे आपकी स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट कैरेक्टर है। तो हम ये स्टोरी अभी अच्छे से आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से ये सिस्टमैटिक्स आगे बढ़ा, उसकी हिस्ट्री क्या है, सिस्टमैटिक्स की हिस्ट्री क्या है, एक्चुअली कैसे हुआ, कैसे एनिमल
प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया? बेटा सबसे पहले तो जो सिस्टमैटिक्स की स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट कनेक्टेड रहते हैं विद द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स, जो सिस्टमैटिक्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उन साइंटिस्ट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट, द पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ द सिस्टमैटिक्स, उन साइंटिस्ट को सिस्टमैटिस्ट भी कहते हैं एंड टैक्सोनॉमिस्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। अब बेटा हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम सिस्टमैटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं। बेटा क्या हुआ पहले के जमाने में, अगर हम बहुत साल पीछे चले जाते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था बेटा, कुछ लोगों को ना आइडिया नहीं होता था कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्लासिफाई करें, कैसे स्टडी करें। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया ले लिया यूजफुल एंड द हार्मफुल। दो वर्ड उन्होंने पकड़ लिए, यूजफुल एंड द हार्मफुल। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्पीसीज को, चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, उसने उनको कैटेगराइज करा कि यूजफुल को अलग रख दिया, हार्मफुल को अलग रख दिया। इसके बेसिस पर, इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पर जो हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट आया वो आया प्लानी द एल्डर। प्लानी द एल्डर। इस बेसिस पर, इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पर उसने क्या किया, उसने फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, कि स्पीसीज को उनकी इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली अरेंज करना। ठीक है, इसने क्या किया बेटा, इसने एक अपनी बुक लिखी, हिस्टोरिया नेचुरलिस। इसमें लगभग 1000 प्लांट्स के बारे में इसने बताया, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में इसने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हमारे आ गए जी एल्डर साहब, हमारे आ गए प्लानी द एल्डर। उनको पता चला कि अरे हम भाई कैसे रखें, तो उन्होंने कहा भैया देख लो यूजफुल कौन सा है, हार्मफुल कौन सा है। अब जो यूजफुल है उसको अलग रख दो, जो हार्मफुल है उसको अलग रख दो। उसके बेसिस पर उन्होंने अपनी एक बुक लिख डाली और प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को डिस्क्राइब कर दिया। लगभग 1000 प्लांट उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब प्लानी द एल्डर, फिर आए हमारे साइंटिस्ट जॉन रे। फिर आए जॉन रे। जॉन रे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उन्होंने कहा मुझे तो इनसे कुछ बड़ा काम करना है, मुझे तो इनसे कुछ बड़ा काम करना है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक लिखी। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक लिखी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। उन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया की हिस्टोरिया बट जनरलिस प्लांटेरम, और लगभग 18,600 प्लांट्स के बारे में लिख डाला। और लगभग 18,600 प्लांट्स के बारे में लिख डाला। समझ आ रहा है बच्चों? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी और उसने तो बस 1000, प्लानी द एल्डर ने तो 1000 लिखा, उन्होंने तो 18,600 प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब कर डाला, उनकी यूजफुलनेस, इकोनॉमिक वैल्यू लिख डाली। ठीक है, जॉन रे ने एक और काम किया था, उन्होंने टर्म दी थी स्पीसीज की। तो क्वेश्चन आ जाता है बेटा, फ्रेम हो सकता है, हु कॉइन्ड द टर्म स्पीसीज? इट्स जॉन रे। किसने स्पीसीज की टर्म दी थी? जॉन रे ने। ठीक है, और जॉन रे ने क्या काम किया था, अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने 18,600 प्लांट्स की इकोनॉमिक वैल्यू को बताया था। भैया अब हमारे लीनियस साहब आए। लीनियस साहब को सब जानते हो ना बच्चों, हमारे कैरोलस लीनियस। खाली लीनियस भी याद रखोगे, सी लीनियस तो भी चलेगा। तो हमारे लीनियस साहब आए, उन्होंने कहा तुम प्लांट्स के बारे में लिखते जा रहे हो, नाम तो दो, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई इन्हें नाम तो दो। तो हमारे लीनियस साहब ने प्लांट्स का नामकरण करना और एनिमल्स का नामकरण करना चालू कर दिया। अंडरस्टैंड बेटा, अंडरस्टैंड? ये समझ आया हिस्ट्री की सबसे, इसको हम अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, इट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूजफुल एंड हार्मफुल।
क्या है बेटा ये? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर प्लानी द एल्डर उसने इसको इंट्रोड्यूस किया और उसको ही आगे लेके चले हमारे जॉन रे। ठीक है, उसी को आगे लेके चले जॉन रे। फिर हमारे लीनियर साहब आए और हमारे लीनियर साहब ने क्या किया? हमारे लीनियर साहब ने उनको नाम देना चालू कर दिया। लीनियर साहब ने उनको नाम देना चालू कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे बेटा लीनियर्स के बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम नॉमेनक्लेचर में आपको भी बताऊंगी तो हम उसमें लीनियर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि किस तरह से हमारी जो सिस्टमैटिक्स है वो इवॉल्व हुई। ठीक है, कैसे शुरुआत हुई? यूजफुल और हार्मफुल। अब बेटा उसके बाद और साइंटिस्ट आते गए। अरिस्टोटल आए, थियोफ्रेस्टस आए। ठीक है, अब बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए। अरिस्टोटल आपको पता है ना? अरिस्टोटल कौन है? अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो अब हमारे ये साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा कि भैया ये तो यूजफुल और हार्मफुल के अकॉर्डिंगली पढ़ना, ये मतलब उस क्लासिफाई करना, ये तो बहुत ही मतलब इससे तो देखा स्पीसीज को स्टडी किया, इनके तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग अलग है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और भी चीजें हमें, और भी ट्रेट हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स और स्पीसीज की नेचुरल एफिनिटीज हैं उनको कंसीडर करो, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करो, कौन कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजिकली कैसा, वैसे भी उनको भी कंसीडर करो। खाली हमने यूजफुल और हार्मफुल के बेसिस पर कर दिया तो अच्छे से क्लासिफाई कहाँ हुआ? किसी के अंदर कुछ अलग कैरेक्टर है, किसी को हमने गलत रखा हुआ है। ठीक है, तो यूजेस के बेसिस पर हम नहीं कर सकते क्लासिफाई। तो उन्होंने कहा कुछ और कैरेक्टर भी डालो। ठीक है, वहां से शुरुआत हुई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। यहां से शुरुआत हुई जब हमने मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट को लेना चालू कर दिया। जब हमने मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट को और नेचुरल एफिनिटीज ऑफ दी स्पीसीज को लेना चालू करा, नेचुरल एफिनिटी ऑफ स्पीसीज को लेना चालू किया, तो वहां से शुरुआत हुई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हमने कहा क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्या कहा बच्चों हमने? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में हम मॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल ट्रेट को लेकर स्टडी करते थे, उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते थे। तो इसे हमने बोला क्लासिकल टेक्सोनॉमी। समझ आया बच्चों यहां तक? पहले यूजफुल, हार्मफुल, उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, कुछ नेचुरल एफिनिटीज ली, तो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अमर्ज हुआ, जिसे हमने बोला क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी। पढ़ते जाओ बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। स्टोरी के रूप में पढ़ते जाओ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है, आपको सब लर्न हो जाएगा। यहीं पर बैठे बैठे लर्न करवा दूंगी आप लोगों को मैं। सारे साइंटिस्ट के नाम भी लर्न करवा दूंगी और बैठे बैठे हम आपको ये भी लर्न करवा दूंगी। जिन बच्चों को साइंटिस्ट के नाम लर्न करने में दिक्कत है या फिर जोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम लर्न करने में दिक्कत है, वो राइट डाउन करें। जितना लिखोगे उतना याद होगा। ठीक है, यहां पर बस अपना दिमाग खोल के रखो, सीधा कंसंट्रेट करो मेरे लेक्चर पर। मैं आपको सब यहीं बैठे बैठे याद करवा दूंगी। उसके बाद आपका काम है रिवाइज करना। रीड द बुक अगेन एंड अगेन, रीड द बुक। ठीक है, तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी अमर्ज हो गई बेटा। क्लासिकल टेक्सोनॉमी आ गई। थोड़े से और ट्रेट हमने बढ़ाए, और मॉडिफाई किया, तो हमारे पास आई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसको हम फेनेटिक्स भी कहते हैं, लेकिन
इतना सब होने के बाद भी ना साइंटिस्ट को मजा ही नहीं आ रहा था, स्पीसीज ढंग से क्लासिफाई ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था उनको। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम स्पीसीज को कैटेगराइज कर ही नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो दिमाग लगाया गया, तो बोला गया कि क्यों ना उनकी इवोल्यूशनरी स्टडी की जाए, क्यों ना उनकी जेनेटिक स्टडी की जाए, ठीक है, क्यों ना उनकी जेनेटिक स्टडी की जाए, क्यों ना उनकी इवोल्यूशनरी स्टडी की जाए, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया इवोल्यूशन और जेनेटिक्स को स्टडी करना, इवोल्यूशन और स्पीसीज की जेनेटिक्स को स्टडी करना। तो हमारे टर्म जब हम, तो बच्चों उन्होंने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि उन्होंने फिर स्टडी की इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के बेसिस पर स्पीसीज की, तो उसे हम कहते हैं क्लैडिस्टिक्स। क्या कहते हैं बेटा, क्लैडिस्टिक्स। जब हम स्पीसीज को इवोल्यूशन या जेनेटिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लैडिस्टिक्स, और उस सिस्टम को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं बेटा कि क्लासिकल सिस्टमैटिक्स और टर्म आई न्यू सिस्टमैटिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स एंड द न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स को हम बायोसिस्टमैटिक्स भी कहते हैं और पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। बायोसिस्टमैटिक्स भी कहते हैं और पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। अब बेटा देखो, क्लासिकल टेक्सोनॉमी में हमने स्पीसीज के स्टडी किए सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या स्टडी किए, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हमने टाइपोलॉजिकल स्पेसिमेन स्टडी करी, टाइपोलॉजिकल स्पेसिमेन स्टडी। टाइपोलॉजिकल स्पेसिमेन स्टडी क्या होती है बेटा, कुछ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन्स रखे हुए थे, कुछ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखे हुए थे, हमने उन प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन की स्टडी की और उसके बेसिस पर हमने उनको स्पीसीज को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इधर साइंटिस्ट ने, चाहे वो अरिस्टोटल हो चाहे थियोफ्रेस्टस हो, सबने एक ही टर्म अपनाई कि जो स्पीसीज हैं वो स्टैटिक हैं, वो इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल का मतलब उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो स्टैटिक रहती हैं, इम्यूटेबल रहती हैं और जैसी आई थी वैसी ही रहेंगी। जो नई स्पीसीज आएंगी वो भी पुरानी अपने पेरेंट की तरह रहेंगी, उनमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इस बेसिस पर उन्होंने स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज को क्लासिफाई किया। अब ऐसा तो पॉसिबल था नहीं, और ट्रेड्स लिए, फिर हम लास्ट में किस में आए थे, इवोल्यूशन पे, ठीक है। यहां से नई टर्म आई न्यू सिस्टमैटिक्स। कौन सी टर्म आई बच्चों, न्यू सिस्टमैटिक्स, और इसे हम बायोसिस्टमैटिक्स या पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ये जो न्यू टर्म थी ये जूलियन हक्सले ने दी, ये न्यू टर्म किसने दी, जूलियन हक्सले ने। अब इसमें क्या डिफरेंस था बेटा,